तो कुल मिला के अब तक ये बताया है इस पेज के अलावा कि जो संगम सोसाइटी थी वो तीन, जो संगम किंगडम हुई थी वो पांड्यन टाइम्स में हुई थी। एंड संगम इन तमिल फिलोसफी इज कॉल्ड मुचंगम, वो वर्ड लिखाया था एक। उसके बाद में संगम सोसाइटी के वर्ड एसोसिएशन है, अहम मतलब लव, पुरम मतलब वेलर, और पोस्ट संगम दो लिटरेचर है, शिल्पाधिकर्मन बाय अदिगल, मणि मेघले बाय सतनार, टोलका पीएम ग्रामर टोलका पीआर ने लिखी थी। चेरा की कैपिटल थी वंजी, सिंबल था बाव यानी धनुष, और दो सी पोर्ट थे तुंदी और मुसीरी। पांड्या का सिंबल था फिश या कार्प, कैपिटल थी मदुरई। चोला का सिंबल टाइगर, कैपिटल थंजौर। वर्ड एसोसिएशन, अमाइचार एक मिनिस्टर होता है, अथनार मतलब प्रीस्ट, थुतार मतलब एनवॉयज, और आर मतलब स्पाइस, कोदीमरम मतलब सम सॉर्ट ऑफ ट्री, मरुदम मतलब एग्रीकल्चर, कुरिंजी मतलब हिली ट्रैक्ट्स, पल्लाई मतलब डेजर्ट लैंड, मुल्लाई मतलब पास्चरल लैंड। अब लिखेंगे अपने कास्ट के टाइप, चार टाइप कास्ट के टाइप, इनके क्या क्या कहते थे। और सार, सार मतलब होता था रूलिंग फैमिली, ठीक है। वाणीगार, वाणीगार का सिंपल सा याद ऐसे रख तो सकते हो, वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। तीन अपने, जैसे तुम कहते हो ना कि आर्ट्स थी, कॉमर्स थी या फिर साइंस थी, वैसे हिंदी में होता है ना कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय। तो वाणिज्य और वाणीगार मतलब उससे रिलेटेड है, व्यापार से। तो दैट इज वाणीगार्स वर मर्चेंट्स, ठीक है। डीटी, जो प्राइम डीटी थी संगम टाइम की, वो था सियोन, सियोन या मुरुगम, मुरुगम, MURUGA, मुरुगम। विष्णु के टाइप ही थे ये, मतलब अब ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। कार्पू एक वर्ड है, कार्पू का मतलब है इफ ए वुमन इज विडो ना, she must live a chaste life now. CHAST KARPU, chaste life का मतलब she cannot have any physical relation with anybody. तोंडी मुसरी तो बता ही दिए थे। कोच्चि का जो पोर्ट था उसको कहते थे कोरकई, क्या पता ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड मैंने वो करवा दे, मैपिंग करवा दे, हैं कोरकई, कोरकई KORKAI, कोरकई। संगम टाइम में इंपोर्ट्स लिख लो ताकि एलिमिनेट कर पाओ। इंपोर्ट्स क्या करते थे, कैपिटल्स में लिख लेना, गोल्ड, वाइन, हॉर्सेस। देखो एक चीज बता सकते हो, इंडिया में हॉर्सेस तो हमेशा इंपोर्ट ही रहे होंगे, कैसे? लेके आए वहां से सेंट्रल। हाँ, हॉर्सेस एज ए एनिमल, अब तुम ऐसे कह दो कि घोड़े तो मिल ही जाते हैं, इंडिया में नेचुरली नहीं मिलते थे, ठीक है ना। इट्स लाइक सेइंग कि पोलर बियर तो मिल ही जाएगा, इंडिया में भी ठंड पड़ती है। तो घोड़े अरेबिक और उस जगह से अपने मोस्टली लेके आते थे, ठीक है, ईरान वीरान से, वहां से मोस्टली जब भी आए तो घोड़ा तो इंपोर्ट में ही लिखना है अपने को। वैसे रिकॉर्ड नहीं होगी बिना आवाज के, वैसे तो मूवी आ गई थी मेरे हिसाब से, तो आवाज आएगी इसमें तो। लैपटॉप्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का था, मतलब अरे आ जाएगी, कोई बात नहीं, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है अभी, और मैं क्लास छोड़ना नहीं चाहता, आज मुझे पूरा करवाना है। अब संगम के बाद ये एक छोटी सी कहानी है, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। जब संगम पीरियड डिक्लाइन होने लगा, पांड्यन डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगी, तो छोटी छोटी किंगडम बनी सी, चोला चेरा और ये सब, है ना, चोला चेरा और पांड्या छोटी छोटी किंगडम्स थी। जब इनका डिक्लाइन होने लगा तो एक प्रजाति थी काल भारस,
इन्होंने इस लैंड को ऑक्यूपाइड किया, ठीक है। और इनके साथ में ही ब्राह्मणिज्म का कंसेप्ट डिक्लाइन होने लगा और जैनिज्म और बुद्धिज्म आने लगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि नदन सोसाइटी में, इंडिया का मैप जो है इसमें नदन तमिलनाडु में तो पल्लवास का राज होने लगा इन कालबार्स के बाद में, और सदन में थोड़ा बहुत हिस्सा पांड्यन लोगों के पास रह गया। मेजर डायनेस्टी जो संगम के बाद में उभर के आई वो थी पल्लव, ठीक है। कालबार्स के बाद में नदन तमिलनाडु में थे पल्लव। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी अर्ली किंगडम जो बनाई थी उसकी कैपिटल थी तोंडाई मंडलम, तोंडाई मंडलम, सॉरी जगह का नाम था तोंडाई मंडलम, कैपिटल तो कांचीपुरम। कैपिटल थी कांचीपुरम। और there are different views about the origin of Pallava dynasty. Some say that they were the later branch of Vakataka rulers, जो कि डेक्कन के रूलर्स थे वक्कातकास, उनकी लेटर ब्रांच थी। एंड सम से दैट दे आर सतवाहनास को इन्होंने हरा के तोडाई मंडलम को ऑक्यूपाई किया था। तो अपनी भाषा में कैसे भी लिख लो कि दोनों व्यूज हैं कि दे वर ब्रांच ऑफ ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी ऑफ वकातका एंड दे वर feudatories of Satavahan when they conquered तोंडाई मंडलम। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रूलर था सीमा विष्णु जिसने काल भारत को हराया था। तो ये पल्लव डायनेस्टी 3rd सेंचुरी सीई से शुरू हो गई थी। पर एक एस्टेब्लिश्ड यूनिफाइड किंगडम जिसे कहते हैं कि मतलब हाँ ये साम्राज्य है, वो 6ठी सेंचुरी से शुरू हुआ जब महेंद्र वर्मन आया। इससे बीच का आपको जानना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन आया 6ठी सेंचुरी में। पहले ये जैनिज्म को मानता था महेंद्र वर्मन, बाद में शैविज्म में कन्वर्ट हो गया। अपार अपार ने इसको कन्वर्ट किया था। जैन से वे उसमें शैविज्म, अपार शेवाइट था ना। 6th महेंद्र वर्मन 1 जैनिज्म से शैविज्म में कन्वर्ट कर दिया था अपार ने। इसने एक संस्कृत रचना की थी माता विलास प्रशंसनम। माता विलास प्रशंसनम। There are evidence that he fought with Chalukya king Pulakeshin II. ठीक है। और सुनने में आता है कि लड़ाई हार गया था इससे महेंद्र वर्मन। इसके बाद में इसके लौंडे का टाइम आता है नरसिंह वर्मन। पंखा और तेज करें, पंखा तेज करो भाई। ये क्या भेजा है सौरभ तूने ग्रुप में, क्या भेजा है? बता दे यार। महेंद्र वर्मन के बाद में आता है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन
तो कैपिटल्स में डाल के इसकी चीजें लिख लो ताकि एलिमिनेट कर पाओगे। ये काम नरसिंह वर्मन के टाइम में हुए थे और इनको वैसे ही पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहला तो लिखो, इसको कहते थे ममाला। ममाला का मतलब होता है ग्रेट वॉरियर। नरसिंह वर्मन ने पुलिकेशिन सेकंड को हराया था, सो ही अवेंज्ड द डिफीट ऑफ हिज फादर। अब चालुक्य किंग को हरा दिया तो चालुक्यों की कैपिटल क्या हुआ करती थी? वतापी। तो इसका नाम क्या पड़ा? वतापी कोंडा। जो भी लिखते हुए पीछे रह जाए हाथ ऊपर कर देना ना, ऐसे मैं समझ जाऊंगा, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। बाकी आज हमारा रिजिलियंस अच्छे से टेस्ट हो जाएगा, मैं पूरी करा दूंगा एंशिएंट मेडिवल। हुसैन सियांग इसी के समय आया था। तो मैं यहाँ पे तो सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख लेना। वतापी कोंडा बन गया ये। हुसैन सियांग, हुसैन सांग जानते हो? और किस राजा के टाइम में आया था ये हुसैन सांग? हर्षवर्धन। तो तुम अगर ऐसा आ जाए कहीं कि हर्षवर्धन और नरसिंह वर्मन आपस में लड़े थे, तो क्या वो बात ठीक होगी? क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया था और इसने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया, ये ठीक है। पर दोनों कंटेम्परेरी नहीं होंगे, ये भी ठीक है। आपस में लड़े होंगे, ये जरूरी नहीं है। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं? फिर आगे इसका बढ़क आ गया राज सिम्हा। इसको नरसिंह वर्मन सेकंड भी कहते हैं, पर राज सिम्हा ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। जो सिटी बसाई थी नरसिंह वर्मन ने, उसका नाम क्या था? ममालापुरम या फिर महाबलीपुरम। उसको महाबलीपुरम को सिटी के रूप में विकसित करना, जैसे कि शोर टेम्पल बनाना, समझ गए? ये वाली चीजें जो है ये राज सिम्हा ने किया। तो शोर टेम्पल राज सिम्हा के टाइम का है। ठीक है। अब ये पल्लव की कैपिटल कांचीपुरम हुआ करती थी। ये शोर टेम्पल कहाँ था? ममालापुरम। एक ही बात है। किसने कैलाशनाथ एक टेम्पल बनवाया था कांची अपनी कैपिटल में? राज सिम्हा के टाइम में एक फेमस कोर्ट पोइट हुआ करते थे, दांडिन। दांडिन की कोई रचना बताइए। दश कुमार चरित्रम। जो लास्ट राजा था पल्लव का, उसका नाम था अपराजित। 9th सेंचुरी में अपराजित को चोला किंग आदित्य ने हरा दिया था। ठीक है। पल्लव का एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए। पल्लव की सोसाइटी जो थी, वो स्टेट जो था, एक स्टेट पूरा, मतलब स्टेट का मतलब है पल्लव स्टेट, समझ गए? तो वो कोटम्स में डिवाइडेड था। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी कोटम। इनकी कैपिटल जो हुआ करती थी कांची, वहां पे एक फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी घतिका। बताऊंगा घतिका क्यों इतनी फेमस है। 8वीं 9वीं शताब्दी की यूनिवर्सिटी थी।
इसी जितने भी तुम्हारे को सदर्न स्कॉलर्स के नाम, मतलब ये इस तरह से है कि अपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अगर इसका नाम आए और उसके साथ में किसी भी स्कॉलर जो इस समय का रहा हो अटैच कर दे तो सही मान लेना, वरना याद नहीं रख पाओगे, नाम बहुत ज्यादा है। आगे समझ, समय पता लग गया ना भाई, 7वीं से लेके 9वीं शताब्दी के बीच में गतिका नाम की एक यूनिवर्सिटी कांची में थी। उस समय का कोई भी स्कॉलर अगर इससे एसोसिएटेड दिखाया जाए और तुम क्लियर डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हो कि नहीं रहा होगा, तो सही मान ही लेना। इवन धर्मपाल भी जो पाला डायनेस्टी का उधर था, वो भी यहाँ पड़ा हुआ है। समझ रहे हो, जिसने आगे किसकी स्थापना की थी, धर्मपाल। मतलब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ ये नहीं पता, बट ही बिलोंग्ड टू कांची, और इसी यूनिवर्सिटी के साथ ही लिखा हुआ है इसका नाम। क्या हुआ, कुछ कह रहे थे आप? विक्रमशिला की थी, मैंने नालंदा बोल दिया क्या? बोला नहीं, नहीं नहीं, विक्रमशिला है। नालंदा तो कुमारगुप्त की। हाँ, तब वही तो टाइमलाइन मैच कर लो ना। पाला डायनेस्टी 6वीं-7वीं शताब्दी में आई है, मानते हो? और नालंदा तो कब का चल रहा है? नालंदा तो बहुत पहले का चल, बुद्धिज्म के जस्ट बाद में आ गया था नालंदा। नालंदा तो गुप्ता साम्राज्य 3वीं शताब्दी के आसपास, और पाला डायनेस्टी आई 6वीं-7वीं शताब्दी में। क्रोनोलॉजी लिखवाई थी ना बंगाल वाली, 6वीं-7वीं में इनका ये थोड़ा अधिकार कम हो गया, तो उधर पाला आ गए, इधर होम किंगडम आ गई, नीचे वो आ गए, खारेवाला किंग्स आ गए उड़ीसा में। तो उनका रूलर हुआ करता था कौन? धर्मपाल। अब वो यहाँ पे आके पढ़ा है और उसने आगे जाके विक्रमशिला बनाई है। टाइमलाइन अगर मैच नहीं करोगे तो इतिहास में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब तो मैं कोई कह दे कि नेहरू जी और मोदी जी दोनों बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की काफी हेल्प की, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे तो सामने दिख रहा है 50 साल का फर्क है, तुम अभी 1 मिनट में 400 साल का फर्क ला दिया तुमने। समझ रहे हो, इतिहास को उसके समय के अनुसार जीना होगा। चलिए आगे, ये जो दिव्य प्रबंधनम तुमने सुना था, देखो नैनार और अलवार पे भी मैंने टाइमलाइन लिखवाई थी 6वीं-7वीं शताब्दी। तो जितने भी, जैसे नैनार की वो है तेवाराम, वो भी पल्लव डायनेस्टी की टाइम का वर्क है। तेवाराम है ना, नैनार की वो कंपोजिशन है हाइम्स के। और दिव्य प्रबंधनम अलवार वाली, दोनों पल्लव डायनेस्टी के टाइम का वर्क है। कोई भी चीज होगी वो सबसे पहले एक, कहते हैं ना, एक छोटी सी तरीके से, जैसे रॉक कट चीजें हैं। रॉक कट का मतलब क्या? पहाड़ी को काट के बनाए गए। रॉक कट टेम्पल शुरू हुए थे महेंद्र वर्मन से, उनको रथ में कन्वर्ट किया था नरसिंह वर्मन ने। तो रथ टेम्पल किसके बाद टाइम के? नरसिंह वर्मन के टाइम के। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड टेम्पल और प्रॉपर गर्भगृह होना वगैरह सब कुछ वो राजसीमा के टाइम के। ठीक है, रॉक कट महेंद्र वर्मन ही हो सकता है ना। जैसे रॉक कट के सोचो, बेटका पहाड़ी को काट के बना दी, उसके बाद में जब जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगी तो डायनेस्टी वाइज इंप्रूवमेंट होगी ना। यहाँ पे आपकी पल्लवा खत्म होती है, चालुक्य पे आ जाओ। चालुक्य और राष्ट्रकूट करेंगे अपने। चालुक्य में सदर्न किंगडम पहली पूरी होगी, अब दूसरी है चालुक्य। चालुक्य का फाउंडर कौन था? पुलकेशिन 1 होगा ना, सेकंड कैसे होगा? फाउंडर था पुलकेशिन 1 ड्यूरिंग 6 to 8 CE। जगह थी वेस्टर्न और वेस्ट इंडिया, और कौन सा होगा? डेक्कन, सेंट्रल बीच वाला एरिया। ठीक है, 6 to 8 कंटेम्परेरी थे ना पल्लवास के, तभी तो लड़ाई हुई उनके साथ। कैपिटल कहाँ थी? एक ही बात है, बदामी और बतापी एक ही चीज है मेरे हिसाब से। तो एक ही चीज है, अलग अलग है क्या? बतापी और बदामी सेम ही चीज है। ठीक है, उसके बाद में आता है पुलकेशिन 2। ये इतना फेमस रूलर है कि इसको आपको एग्जैक्टली लिखा देता हूं, 608 से 642 AD। पुलकेशिन 2। इसने जिन जिन के साथ लड़ाई लड़ी वो लिख लो। सबसे पहला लिखो कदम्बा और कदम्बा एंड
गंगाज ऑफ मैसूर, मैसूर किंगडम, गंगा किंगडम थी मैसूर में, कर्नाटका में, उनके साथ इसने लड़ाई लड़ी थी। गंगा किंगडम ऑफ मैसूर, डेक्कन के कदम हुआ करते थे उनके साथ, हर्षवर्धन के साथ नर्मदा रिवर पे। ठीक है, नरसिंह वर्मन, उसका क्या क्या कहते हैं, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन और फिर नरसिंह वर्मन। अब हुसैन सांग ने उसको विजिट किया था तो इसको भी विजिट किया होगा। ठीक है, अब जैसे कि महेंद्र वर्मन के बेटे ने अपने बाप का बदला लिया, ठीक है, इसका जो सक्सेसर था पुलकेशिन सेकंड का, ही वाज नोन एज विक्रमादित्य। ठीक है, उसने भी किसी ना किसी पल्लव राजा को हराया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस विक्रमादित्य इसका सक्सेसर था, मतलब इसका बेटा था, उसने किसी पल्लव राजा को हरा के अपने बाप को बदला लिया था। जो बाप के बदले खत्म नहीं हो रहे। कीर्तिवर्मन was the last ruler defeated by दांती दुर्ग। देखो बाकियों में कोई दिक्कत नहीं आती कि कीर्तिवर्मन नाम सुनते ही पल्लव डायनेस्टी सी लगता है, क्योंकि उनके नाम ऐसे ही था ना, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, नाम राजसीमा। इसको थोड़ा बॉक्स करके लिख लेना कि ही वाज नॉट ए पल्लव रूलर, ही वाज ए चालुक्य रूलर। कीर्तिवर्मन was the last ruler defeated by दांती दुर्ग। एंड हु वाज दांती दुर्ग? राष्ट्रकूटा की एस्टेब्लिशमेंट। तो समझ गया ना कि चालुक्य की राष्ट्रकूटा कंटेम्पररी नहीं रही होगी, उसके बाद आई होगी। चालुक्य के बारे में, सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा तो चालुक्य के बारे में पूछा जाएगा, मेजर सोसाइटी चालुक्य की, क्योंकि बहुत ही अलग थी। एक तो इन्होंने वैसारा स्टाइल के टेम्पल्स को वो किया था, पैटर्नाइज किया था। दूसरा हाईली सेंट्रलाइज्ड सोसाइटी थी। हाईली सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? विलेज को कोई ऑटोनॉमी नहीं है, विलेज नो ऑटोनॉमी। फेमस स्कॉलर था रवि कीर्ति। अयोल एक जगह है जहां पे उसने इंस्क्रिप्शन बना रखा है, किसका? पुलकेशिन सेकंड का। किस भाषा में है? कन्नड़ा में है। कोई बात नहीं, इतिहास वैकल्पिक विषय तो है। कन्नड़ लैंग्वेज में है। अब इनकी वो तो बता ही दिया, वैसारा है टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। चालुक्य के अवशेष अपने को, इनके मतलब छोटी मोटी चीजें कि इन्होंने कहाँ का क्या क्या किया होगा। तो अजंता है, बादामी केव्स, ऑफ कोर्स देखो बादामी बतापी एक ही चीज है, तो वहां पे भी इनका कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। तो अजंता में मिल जाएगा इनका पेंटिंग स्टाइल, बादामी केव्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक पर्शियन एम्बेसडर आया था पुलकेशिन सेकंड के पास, उसकी स्टोरी भी इन्होंने अजंता केव्स में डिपिक्ट की हुई है। ठीक है, अब चालुक्य टेम्पल्स के बारे में और बात करते हैं अपने, ये इंपॉर्टेंट है भाई काफी ज्यादा ना, आते ही आते हैं ये वाले। चालुक्य टेम्पल, सबसे पहले तरीके के जो टेम्पल थे वो अहियोल और बादामी में इन्होंने बनाए। ठीक है, इसमें से फेमस था लडखान टेम्पल, नाम सुना होगा तुमने। इसको कहते हैं पिलर्ड, इसमें काफी पिलर्ड हॉल्स हैं, जैसे अपने संसद की बिल्डिंग में, विक्टोरियन आर्किटेक्चर में जैसे होता था। तुम्हें अगर समझ में नहीं आया ना कौन सी चीज विक्टोरियन आर्किटेक्चर है, तो सिंपल है, पिलर्ड हॉल होगा। कनॉट प्लेस देख लो पूरा, पिलर्ड हॉल है ना चारों तरफ। कोई भी पुराने स्कूल देख लो,
सब में पिलर होल है। सरकारी स्कूल देख लो दिल्ली के जितने भी पुराने टाइम के बने हैं सब में पिलर होल है। पार्लियामेंट बिल्डिंग देख लो पिलर होल है। राष्ट्रपति भवन देख लो। तो अंग्रेजों से इंस्पायर्ड है ना। ठीक है। उस लड़थन टेम्पल यार बदामी है, हियोल में से एक जगह होगा मेरे हिसाब से तो, बदामी होगा कहीं, चेक कर लो। था क्या अभी भी है। फिर आता है सेकंड स्टेज टेम्पल। सेकंड स्टेज टेम्पल थे पट्टाडकल में। पट्टाडकल है तो कर्नाटका में ही है कहीं, पट्टाडकल। इन टेम्पल्स की खास बात ये थी चालुक्य के टाइम में बने हुए थे जो 10 टेम्पल है टोटल पट्टाडकल के 10 टेम्पल्स। 4 नगारा स्टाइल में है, 6 द्रविड़ा स्टाइल में है। जो नगारा स्टाइल में फेमस टेम्पल है उसमें से एक का नाम है पापानाथ टेम्पल। पी से पट्टाडकल, पी से पापानाथ टेम्पल। पापानाथ नगारा का है। और 6 द्रविड़ में से एक जो फेमस टेम्पल है इट इज कॉल्ड संगमेश्वरा। संगमेश्वरा, संगमेश्वरा टेम्पल। बस इतना चालुक्य सफिशिएंट होगा। ठीक से, इसके अलावा कुछ याद नहीं रहना। फिर आ जाओ राष्ट्रकूटा इस पे। कूटा कूटा राष्ट्रकूटा 8th से 10th AD राष्ट्रकूटा। ऑफ कोर्स कन्नड़ ओरिजिन है। कन्नड़ ओरिजिन है। दांती दुर्ग वाज फाउंडर। और अभी बताया था ना कीर्तिवर्मन को हराया था इसने। इसका फेमस पोएट था राष्ट्रकूटा का अमोघ वर्षा। नाम सुना हुआ है? तो फेमस इसकी रचना बताओ फिर अमोघ वर्षा की। कवि राजमार्ग, ये 9th सेंचुरी में आया था। अमोघ वर्षा कवि राजमार्ग लिखी थी कन्नड़ा में। कैपिटल बनाई थी अपनी मालखेद। इसका एक फेमस राजा हुआ था राष्ट्रकूटा का अमोघ वर्षा के बाद में, कृष्णा थ्री। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक चोला रूलर को हराया था। ठीक है। प्रतंका नाम था पर क्या फायदा है, वो इतना फेमस नहीं है। ये राष्ट्रकूटा के टाइम का ही है। अच्छा कैलाशनाथ टेम्पल भी इसी ने बनाया था। अच्छा ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं हुआ। और कैलाशनाथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा होता था कि सबसे ऊपर वाले प्रोविंसेस को कहा जाता था राष्ट्र। राष्ट्र के नीचे होते थे विषयाज। विषयाज के नीचे होते थे भुक्ति। तो जो प्रोविंसेस देखता था उसको कहते थे राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति के नीचे होता था उसे कहते थे विषयपति। और इसके नाम को भोगपति, भुक्ति वाले को। राष्ट्रकूटा के टाइम का ही एक और पोएट है त्रिविक्रमा। त्रिविक्रमा इसने लिखी थी कवि रहस्य।
ठीक है, फिर 3 इंपॉर्टेंट पोएट और लिखो, पंपा पोन्ना रन्ना। ठीक है, कन्नड़ पोइट्स थे तीनों ही, पंपा पोन्ना रन्ना, पंपा पोन्ना रन्ना। ठीक है, इसमें पंपा सबसे फेमस था, जिसने एक बुक लिखी थी विक्रम सेन विजय। ज्यादा सोचना मत कि कन्नड़ के हैं ये, नाम हिंदी में कैसे हैं, फायदा नहीं है यार। वो कृष्णा 1 ने बनाया था, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा वाला, कृष्णा 3 ने नहीं बनाया। चेंज कर लो भाई उसको। और जो मैंने वो लिखवाया था कि उसने वो चोला रूलर को हराया था, वो तो कृष्णा 3 था, और ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है कृष्णा 1 ने बनाया हुआ है। ठीक है, एलोरा में एक स्कल्पचर भी है, वो है ना बैंसासुर होता था, उसको दुर्गा माता ने मारा था उसकी। तो बाई चांस ये डायरेक्टली पूछ ले कि स्कल्पचर ऑफ दुर्गा स्लेइंग बैंसासुर, जैसे उन्होंने अजंता पूछ लिया था और पदम पानी पूछ लिया था। कैलाशनाथ टेम्पल है वो 3 टायर शिखर है, मतलब 3 मंजिला है। ठीक है, अब आपका अकेला चोलू बच गया। चोलू, चोला के बारे में एक सिंपल सी स्टोरी सुन लो। अगर ये पूछा जाए ना कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग डायनेस्टी कौन सी है, तो वो चोला ही है। कारण संगम में से ही चोला चेरा पांड्याज आ गए थे, तो चोला एक छोटे से एरिया पे तो अधिकार हमेशा से ही रखते थे। ठीक है, इसलिए चोला को अपने 2 भागों में बांट देते हैं कि ये जो शुरुआत वाले होते थे ये थे इंपीरियल चोलास, मतलब जो ये बाद में आई इंपीरियल चोलास थे, क्योंकि उन्होंने अपना इंपीरियलिज्म बनाना शुरू कर दिया, साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। और ओरिजिनली देखिए तो चोला संगम एज से ही रूल कर रहे थे। ठीक है, और उरियूर, संगम एज के बाद उरायूर, URAIYUR, यहाँ इनकी वो होती थी, मतलब यहाँ बसे हुए थे ये संगम के टाइम से ही। 9th सेंचुरी के बाद में चोला रूलर मतलब इंपीरियल चोला के रूप में उभर के सामने आए। इन्होंने अपनी थंजौर कैपिटल बनाई और फिर अनेक्स करना शुरू किया। तो सबसे पहला ऐसा रूलर जो 9th सेंचुरी में थंजौर कैपिटल बनाया वो कौन था? विजयालया। मतलब जो चोला तुम पढ़ते हो ना वो 9th सेंचुरी के बाद के हैं। विजयालया, इसने थंजौर कैप्चर किससे किया था? मुतारियार्स, MUTTARAYRAIYARS। अब इसी फर्स्ट फेज में क्या हुआ, अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक अपराजित जो पल्लवा रूलर था उसको एक चोला किंग ने हरा दिया था, आदित्य ने। वो आदित्य इसी विजयालय का ही बेटा था। अब पल्लव की जगह कौन सी थी? तोंडाई मंडलम, है ना? तो इसने, विजयालय के बेटे ने, आदित्य ने किसको हराया था? अपराजित को। अपराजिता डिफीटेड, तो क्या कैप्चर कर लेगा ये? कैप्चर्ड तोडाई मंडलम। फिर ये डायनेस्टी चलती रही।
फिर डायनेस्टी आ गई सेकंड फेज में। ये फर्स्ट फेज था जब ये जीतते रहे वगैरह वगैरह। सेकंड फेज में आपको मैंने बताया था कि एक चोला रूलर था प्रतंका, उसका कौन से राष्ट्रकूट राजा ने हराया था? कृष्णा 3। अब होने लगेगी कंफ्यूजन। कृष्णा 1 ने तो बनाया था कैलाशनाथ टेम्पल और कृष्णा 3 ने इसको हराया था। प्रतंका 4 बिल्कुल। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप आ जाता है चोला डायनेस्टी में, और इस गैप के बाद में जो राजा आता है उसका नाम है राजराजा 1, जो कि नॉर्मली तुम चोला डायनेस्टी में ऐसे पढ़ते हो कि विजयालय ने किंगडम स्थापित की थी और उसके बाद में सीधा राजराजा पे आ जाते हो। जबकि बीच के नाम थोड़े पता होंगे तो तुम्हें ये रहेगा कि ऑप्शन एलिमिनेट और सिलेक्ट करने में फायदा होगा। समझ में आ गया ना? अब आया राजराजा 1। ठीक है, उसने फिर तो गदामस्ती शुरू करी थी, सबको हरा दिया था आसपास वालों के। इसके बेटे का नाम था राजेंद्र 1। राजराजा 1, बृहदेश्वर टेम्पल, इसका बेटा राजेंद्र 1। ये 10th सेंचुरी आ गई। राजेंद्र 1, राजेंद्र 1 को जाना जाता है मिलिट्री एक्सपेडिशन टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। इसने तो अपने नेबर्स को हराया था राजराजा ने, तो ये नॉर्थ इंडिया तक चला गया था। मैसूर की गंगा डायनेस्टी को भी हराया था इसने। इसने जो टेम्पल बनाया था उसका नाम है राजेश्वरम। ठीक है, सबसे लास्ट रूलर था चोला का राजेंद्र 3। तो 12वीं-13वीं शताब्दी आ गई, तो सेंटर में दिल्ली सल्तनत आ गई और बड़े बड़े उनकी किसको हराया था? कन्नड़ रूलर कौन था? कन्नड़ रूलर में लिखा है मैसूर गंगा डायनेस्टी का रूलर का नाम नहीं है, शायद चानूदारो रहा होगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो एक ही रूलर पता है गंगा डायनेस्टी का, पर पता नहीं कामूदारो ऐसा ही नाम है, चानूदारो तो था। एनीवे, इतना ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, जितना दे रहा हूँ उतना तो बहुत, इतना संभाल दो तो बहुत है। इस राजेंद्र थर को एक जिसने हराया था वो एक पांड्यन रूलर था, बट वी कैन नॉट से कि पांड्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश होगी, क्योंकि 12वीं-13वीं शताब्दी आ गई, ऊपर सेंटर में दिल्ली सल्तनत का रोल आ गया और वो इलाका तो वैसे ही गया और धीरे धीरे मुगल्स और आ जाएंगे अब नीचे। बट अगर वैसे देखा जाए तो संगम एज से लेके 12वीं शताब्दी तक चोला कहीं ना कहीं थे। 1000-1200 साल या तो मेवाड़ साम्राज्य रहा है या ये लोग रहे। समझ गए? मेवाड़ का भी लगभग 1000 साल तक रूल रहता है। 7वीं शताब्दी से लेके 15वीं-16वीं शताब्दी तक रहता है वो भी, 800-900 साल का। ठीक है।